गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के राजस्थान का भूगोल विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसमें वनस्पति का अध्ययन किया था, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक और वनस्पति का वितरण। अभी हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की मृदाओं के बारे में। तो देखिए, राजस्थान में कई प्रकार की मृदा पाई जाती है। जैसा कि स्वाभाविक है, किसी भी क्षेत्र में एक ही प्रकार की मृदा नहीं पाई जाती। क्षेत्रीय विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है और इस क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करना ही हमारा भूगोल में मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना अपरिहार्य है कि मृदा क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। मृदा धरातल का जो ऊपरी असंगठित परत है, जो ढीले पड़े पदार्थ हैं, वे सभी मृदा में शामिल किए जाते हैं। और मृदा मुख्यतः दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक पैतृक सेल या बेसिक पदार्थ, जो कि विविध प्रकार के खनिज होते हैं, और दूसरा जीवांश या जिसको हम ह्यूम्स बोलते हैं। दोनों के मिश्रण से मृदा का निर्माण होता है। अब चूंकि राजस्थान की विभिन्न क्षेत्रों की जो मृदा चट्टानें जो है वो भिन्न भिन्न समय में निर्मित हुई है, भिन्न भिन्न घटनाओं के द्वारा निर्मित हुई है, तो राजस्थान में मृदा में प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाना स्वाभाविक है। यहाँ वर्षा भी भिन्न भिन्न प्रकार से वर्षा होती है, जलवायु की विभिन्नता, बेसिक सेल की विभिन्नता, जीवांश तत्वों की विभिन्नता के परिणाम स्वरूप मृदा में विभिन्नता आ जाती है। मृदा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिनको संक्षेप में हम देखेंगे। जैसे पहला है जलवायु। तो जलवायु बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है मृदा को। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ जल की अधोगति के कारण लांचिंग प्रक्रिया होती है, लीचिंग प्रक्रिया होती है, और लीचिंग के परिणाम स्वरूप वहाँ की जो मृदा है वो लेटराइट प्रकार की बन जाती है। इसी प्रकार जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ वनस्पति ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो इस प्रकार से, और जो जैविक क्रियाएँ या जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, दीमक वगैरह हैं, अपघटक जो पाए जाते हैं, उनकी क्रिया भी तेज़ होती है तापमान अधिक होने के परिणाम स्वरूप। तापमान और आर्द्रता अधिक होती है तो इनकी क्रिया भी तेज़ होती है, जिससे कि जो अनअपघटित पदार्थ है वो अपघटित हो जाता है शीघ्रता से। तो इस प्रकार से जलवायु मृदा को प्रभावित करती है। दूसरा कारक ढाल का स्वरूप है। तो जहाँ ढाल तीव्र होता है वहाँ मृदा ढाल के ऊपर टिक नहीं पाती, और जहाँ ढाल मंद होता है वहाँ मृदा का लगातार निर्माण होता रहता है और वो ढालों के धरातल पर टिक जाती है, जिससे कि मृदा की मोटी परत का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार वनस्पति जो है वो भी मृदा को प्रभावित करती है, और दूसरी तरफ मृदा भी वनस्पति को प्रभावित करती है। तो ये भी एक प्रमुख कारक है जो मृदा को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये कुछ कारक हुए जो बेसिक मूल सेल है। मूल सेल बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। मूल सेल जैसी होगी वैसी ही मृदा होगी। जैसे दक्षिण भारत की जो काली मृदा है वो बेसाल्ट चट्टान से बनी हुई है, और बेसाल्ट चट्टान का रंग मूलतः काला होता है। तो इस प्रकार से मूल सेल भी इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अब देखते हैं हम राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, हम राजस्थान की मृदाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता पर दृष्टिपात करते हैं। तो इसमें देखते हैं राजस्थान में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखिए, नंबर 1 है जलोढ़ अथवा कछारी मृदा। नंबर 2 है लाल और पीली मृदा। नंबर 3 है लाल लोमी मृदा। नंबर 4 है लाल और काली मृदा। नंबर 5 है मध्यम प्रकार की काली मृदा। नंबर 6 है भूरी रेतीली मृदा, और नंबर 7 है रेतीली मृदा। जलोढ़ अथवा कछारी मृदा। देखिए, इस प्रकार की जो मृदा है वो पूर्वी राजस्थान में जहाँ नदियाँ बहती है उन नदियों के मैदानों में पाई जाती है, और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो पूर्व में ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र रहा है। तो यहाँ भी इस प्रकार की कछारी मृदा पाई जाती है। और इस प्रकार की मृदा के प्रधानतः हम क्षेत्र बता सकते हैं भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिले हैं। इनमें चूना, फास्फोरिक अम्ल तथा ह्यूम्स की कमी होती है। इसका रंग कहीं लाल तो कहीं भूरा है। इसकी उत्पादकता अच्छी होती है, मतलब ये एक उपजाऊ मृदा की श्रेणी में है। नदियाँ बहाकर जो भी मृदा लाती है वो उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है। इसके अलावा भूरी कछारी जो मृदा है वो गंगानगर के एरिया में भी कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, गगर के मैदान के आसपास के एरिया में पाई जाती है। दूसरी है लाल और पीली मृदा। इस प्रकार की जो मृदा है वो सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग और भीलवाड़ा के पश्चिम भाग में, अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। इन भागों में चीका और दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में कार्बोनेट की कमी होती है, किंतु नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है।
इसका लाल और पीला रंग लौह अंश की प्रधानता को दर्शाता है। इसका लाल और पीला रंग लौह अंश की प्रधानता को दर्शाता है। इस मृदा पर जलवायु और स्थानीय दशाओं का प्रभाव स्पष्ट है। इसमें नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से इसकी ये विशेषता होती है। तीसरी है लाल लोमी मृदा। यह मृदा उदयपुर जिले के मध्य एवं दक्षिणी भाग और डूंगरपुर में मुख्यतः मिलती है। इसमें चूना, पोटाश, लो ऑक्साइड और फॉस्फोरस कम मात्रा में होता है तथा लो अंश की उपस्थिति के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। उपजाऊपन की दृष्टि से यह सामान्य होती है तथा मक्का, चावल, गन्ना आदि इसमें सामान्य उत्पादित होते हैं। लाल और काली मृदा, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि भीलवाड़ा और राजसमंद और बांसवाड़ा का कुछ एरिया जो है वहाँ पठारी धरातल के कारण, पहाड़ी धरातल के कारण कुछ लाल रंग की मृदा पाई जाती है और जो हाड़ौती का पठार है वहाँ काले रंग की मृदा पाई जाती है। तो इसका जो मध्यवर्ती भाग है, इस मध्यवर्ती भाग में दोनों मृदाएं मिक्स हो जाती है। तो ये संक्रमण प्रदेश है एक प्रकार से लाल मृदा और काली मृदा का। तो यहाँ ये जो लाल और काली मृदा पाई जाती है। यह भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में बांसवाड़ा जिलों में मिलती है। यह लाल मृदा मालवा की काली मिट्टी का ही विस्तार है। इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है तथा उत्पादकता में विविधता होती है। सामान्यतः इसमें कपास, मक्का आदि का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद मध्यम प्रकार की काली मृदा, यह हाड़ौती का पठार अर्थात कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में विस्तारित है। यह गहरे भूरे रंग से काले रंग तक होती है। इस मृदा में कछारी मृदा भी मिश्रित रूप में पाई जाती है जो नदियों की घाटियों में है। फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ इसमें कम होता है किंतु कैल्शियम और पोटाश पर्याप्त मात्रा में होता है। यह मृदा व्यापारिक फसलों जैसे कपास, मूंगफली, दालों आदि के लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद में नंबर 6 भूरी रेतीली मृदा। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर तथा झुंझुनू जिलों के लगभग 36,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। इस मृदा में रेत की प्रधानता है। इसमें फास्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है और पानी उपलब्ध होने पर अच्छी फसल देती है। उसके बाद में रेतीली मृदा, यह थार के मरुस्थल में विस्तारित है। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान रेतीली मृदा और रेत के टीलों से युक्त है। यह वायु प्रवाह द्वारा जमा की गई है और हवाओं के साथ वर्तमान में भी स्थानांतरित होती रहती है। इसमें पीली, भूरी, बलुई, चिक्का मृदा की उपस्थिति रहती है। इस मृदा के 4 वर्ग हैं। रेतीली बालू मृदा गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। नंबर 2 है रेतीली लाल रेतीली मृदा। नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, चूरू और झुंझुनू में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पीली भूरी रेतीली मृदा, पीली भूरी रेतीली मृदा जो है वो नागौर और पाली जिलों में होती है। खारी मृदा, खारी मृदा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर जिलों की निम्न भूमियों अथवा गर्तों में पाई जाती है। इस वर्गीकरण के अलावा एक जो अमेरिकन विद्वान ने एक CSCS वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है, जिसको वर्गीकरण किया हुआ है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें जो मृदाओं के वैज्ञानिक नाम बताए गए हैं उनकी दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान में हम मान सकते हैं एरिडी सॉइल्स, अल्फी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स, इंसेप्टी सॉइल्स और वर्टी सॉइल्स। इनके क्षेत्र भी देख लेते हैं। देखिए एरिडी सॉइल है, उस प्रकार की मृदा है, तो ये मरुस्थलीय एरिया में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान संपूर्ण में ये मान सकते हैं अपने। अल्फी सॉइल जो है वो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों तक है। यानी जहाँ वनस्पति का पर्याप्त अंश पाया जाता है वहाँ यह मृदा पाई जाती है। एंटी सॉइल्स जो है वो एक प्रकार से अपरिपक्व मृदा होती है। तो ये ऐसे एरिया में पाई जाएगी जहाँ ये मेच्योर नहीं हो पाती, यानी इसकी निर्माण अवधि छोटी होती है। तो इस मृदा को हम मान सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के कई भागों में ये चिटपुट रूप में पाई जाती है। इंसेप्टी सॉइल्स है वो भी अर्ध परिपक्व मृदा होती है। तो यह अर्ध शुष्क एवं आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में मिलती है। राजस्थान में सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रधानता से तथा जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में कहीं कहीं मिलती है। वर्टी सॉइल्स जो है इसमें चिक्का का अंश थोड़ा रहता है। तो यह मृदा जो है झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी में प्रधानता से तथा सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सीमित रूप में मिलती है। इस प्रकार से
ये मृदाएं हैं। अब है आगे मृदा समस्या। तो मृदा समस्या में देखिए सबसे बड़ी समस्या है वो है मृदा अपर्दन की समस्या। मृदा अपर्दन क्या है कि किसी भी अपर्दनकारी एजेंट्स के द्वारा जब मृदा एक स्थान से बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है डिफ्लेशन की क्रिया के द्वारा, चूँकि राजस्थान शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है तो यहाँ पवन अपर्दन की क्रिया अधिक होती है। तो इस प्रकार से उड़ान की क्रिया के द्वारा जब मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो जहाँ से मृदा को उठाया जाता है वहाँ मृदा की कमी हो जाती है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर जहाँ जमा किया जाता है वहाँ बालू के स्तूप बन जाते हैं, यानी मृदा की अधिकता हो जाती है। तो इस प्रकार से ये मृदा अपर्दन की समस्या है वो एक गंभीर समस्या है। नदियों के द्वारा भी अपर्दन होता है कई क्षेत्रों में, जहाँ से बहुत सारी मिट्टी का अपर्दन करके नदियाँ बहाकर दूसरी जगह ले जाती है और अंततः आगे समुद्र में डाल देती है। तो जैसे चंबल नदी है, यहाँ पर चंबल के एरिया में काफ़ी छोटी छोटी नालिकाएँ बनी हुई है जो अवनालिका अपर्दन के कार्य में संलग्न है। यहाँ पर अवनालिकाओं की वजह से ज़मीन जो है वो बेडलैंड टोपोग्राफी में बदल गई है, उत्खात स्थलाकृति के नाम से जानते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये अवनालिका अपर्दन का एक गंभीर मृदा अपर्दन का उदाहरण है ये एक अवनालिका अपर्दन, जो कि भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर के एरिया में होता है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वायु के द्वारा अपर्दन की क्रिया है वो बहुत ही तेज़ी से होती है। तो इसको रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए, जैसे वनस्पति आवरण बढ़ाना चाहिए और मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए इसकी सीमा पर पेड़ों की पंक्तियां लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं। दूसरी जो मृदा की समस्या है वो लवणीयता और क्षारीयता की समस्या है मिट्टी में। लवणीयता और क्षारीयता की समस्या एक्चुअली जलीय भराव वाले क्षेत्रों में होती है, या फिर जहाँ अधिक भूमिगत जल से सिंचाई की जाती है ऐसे एरिया में भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया में जहाँ नहरी सिंचाई ज़्यादा हो रही है वहाँ भी लवण भूमि के ऊपर सतह पर जम जाते हैं, जिसकी वजह से भूमि के रंध्र रुक जाते हैं, तो वह पानी को सोख नहीं पाती। या फिर जहाँ भूमिगत जल से सिंचाई की जाती है वहाँ पर भी ज़मीन से निकले हुए जो लवणीय पदार्थ हैं उनकी वजह से ज़मीन के रंध्र रुक जाते हैं। तो ऐसी ज़मीन जो है वो एक प्रकार से ख़राब हो जाती है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से ये समस्याएं हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए भी हम ग्वार अथवा ढिंचे की फसल को ज़मीन के अंदर दबा देना चाहिए, जिससे कि हरी खाद लगती है और इसके साथ ही भूमि में सुधार होता है। या फिर जिप्सम वगैरह डालते हैं, जिससे इस प्रकार की भूमि को उपयुक्त बनाया जा सकता है कृषि के लिए। धन्यवाद।